मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। जिस मुगल साम्राज्य को बाबर ने कठिन परिश्रम से उसकी नींव रखी थी और अकबर ने उसे अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचाया था, संभवतः अपने समकालीन साम्राज्यों में सबसे वैभवशाली साम्राज्य जो है वो मुगलों का था उस समय विश्व में। जहांगीर ने भी उसके वैभव को बनाए रखा और शाहजहां ने मुगल साम्राज्य को ऐश्वर्य प्रदान किया। औरंगजेब के समय में मुगल शासन अखंड बना रहा, लेकिन उसके अंदर दरारें उत्पन्न हो गई थी और जब तक औरंगजेब स्वस्थ था उसने अपने व्यक्तिगत श्रम से उसको बनाए रखा, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य जो है वो बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब अंतिम ऐसा शासक था जिसने कि मुस्लिम साम्राज्य को एक रूप में या एक यूनिट के रूप में उसको बनाया गया और उसकी मृत्यु होते ही जो है ये बिखर गया। वैसे तो मुगल साम्राज्य के पतन के लक्षण औरंगजेब के शासनकाल में ही दिखाई देने लग गए थे और इस साम्राज्य के अंदर जो है दरारें बढ़ती जा रही थी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गया। अगर हम क्रमबद्ध रूप से इसके पतन के कारण देखें तो बहुत सारे हमें कारण समझ में आते हैं। वैसे तो चूंकि कोई भी साम्राज्य जो है स्थापित होता है और लंबे समय तक जो है वो स्थायी और शक्तिशाली रूप में रहता है, लेकिन धीरे धीरे कर उसका पतन भी निश्चित होता है। तो इनके अगर हम पतन के कारण देखें तो सबसे जो पहला कारण हमें दृष्टिगत होता है वो है मुगल सम्राट की दुर्बलता या मुगल शासकों की दुर्बलता। मोनार्की या राजतंत्र जो है वो शासक के व्यक्तित्व पर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि आखिर में हर चीज का उत्तरदायित्व सम्राट के पास ही आता है। तो अगर सम्राट योग्य होता था तो राज्य भी शक्तिशाली होता था और सम्राट अयोग्य होता था तो राज्य की स्थिति भी कमजोर होती थी। तो जो शासक मुगल शासक थे प्रारंभिक जो है वो औरंगजेब तक जितने भी मुगल सम्राट हुए वो बहुत ही योग्य, अत्यधिक मेहनती, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और योग्य थे। लेकिन धीरे धीरे कर जो मुगल शासक हुए वो जैसे औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था बहादुर शाह प्रथम, उसको लोग जो है वो मस्त राजा कहते थे, क्योंकि उसको प्रशासन से लेना देना नहीं था, अपनी मस्ती में डाला तो उसको मस्त राजा कहा जाता था। जहांगीर शाह था वो अपनी प्रेयसी लाल कंवर के साथ ही रहता था, प्रशासन की तरफ उसका ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं रहता था, नाच गाने नहीं रहता था। तो इस तरीके से जो है वो फर्रुखसियार है, वो फर्रुखसियार जो है बिल्कुल डरपोक शासक था, उसके नैतिक जो है वो शक्ति उसमें बिल्कुल कम थी। तो लेटर जो मुगल किंग्स थे उनका चारित्रिक और नैतिक पतन इतना अधिक जो है वो कमजोर था कि वो मुगल साम्राज्य जैसे विशाल उसको नहीं संभालने में सक्षम थे। फिर दूसरा जो मुगल शासन ने स्थापित किए थे वो ज़्यादातर जो है वो इन्होंने अरब या बगदाद से मंगाए गए थे कानून थे, भाषा थी, उसको जो है वो साम्राज्य पर जबरन जो है वो लागू किया गया। तो वो स्थानीय जो है वो नहीं था। और फिर बाद में जो है वो अगर हम सही मायने में देखें तो अकबर को छोड़कर बाकी शासक जो है उनके अंदर धार्मिक धर्मांधता बहुत अधिक थी। तो इससे भी आम जो जनता थी वो जो है वो मुगलों से दूर होती गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण मुगलों के पतन में उसका योगदान जो है वो मुगल सामंतों
का जो है वो नैतिक चरित्र था। सामंत बहुत शक्तिशाली हो गए थे, अपार धन संपत्ति वैभव जो है वो था, तो उसके चलते ही सामंत जो है वो अपने आप में शक्तिशाली था। और जब तक शासक योग्य था तो उसने सामंतों को अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन जैसे शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो गया, सामंत शक्तिशाली हो गए। योग्य तो होते थे, जैसे कि अगर सैयद बंधु हैं या सफदरजंग है, ये सब जो है योग्य सामंत के पर ही स्वार्थी थे। ये अपने क्षेत्र का हित ज्यादा देखते थे, मुगलों के साथ विश्वासघात करने में ये हिचकते नहीं। तो इस वर्ग का जो सामंती वर्ग का जो नैतिक पतन हो गया, जो कि अपने स्वार्थ के लिए और जो है वो सिर्फ जिसको कहना चाहिए कि प्रारंभ में सामंत जो है वो अपनी योग्यता जो है वो युद्ध में प्रशासनिक उसमें साबित करते थे, लेकिन धीरे धीरे कर ये हुआ कि इनकी योग्यता कम होती गई और विलासिता की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा जाने लगा। युद्ध में ये लोग जाते थे तो बड़े बड़े रानीवास अपने साथ ले जाते थे, नाचने गाने वाले उनके साथ चलते थे। तो इस तरीके से जो है वो सामंती वर्ग जो है उसका नैतिक पतन भी एक बहुत बड़ा कारण था, जिससे कि मुगल सत्ता जो है भारत में क्षीण हुई। फिर एक और जो इसके पतन का कारण हम कह सकते हैं वो सैनिक व्यवस्था की, दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था। स्थायी सेना जो है वो मुगल शासक नहीं रखते थे, बहुत छोटी होती थी। बाकी क्या होता था कि मनसबदार जो है वो सैनिक रखते थे, युद्ध के समय में मनसबदारों से सैनिक बुला लिए जाते। तो उसमें क्या होता था, उसमें यह होता था कि एक तरह से एक यूनिफाइड सेना नहीं होती थी, संगठित सेना नहीं होती थी, उसमें अलग अलग टुकड़े होते थे। तो संख्या तो सैनिकों की बहुत हो जाती थी, तो सीधा सम्राट और सैनिकों के बीच में कोई भी जुड़ाव नहीं होता था, क्योंकि सैनिक जो है वो मनसबदार के प्रति वफादार होते थे, शासक के प्रति नहीं होते। तो जो वफादारी सैनिक की सम्राट के प्रति होती थी वो मनसबदार के प्रति होती। तो ये जो अरेंजमेंट था कि सामान्यतः सैनिक मनसबदार के पास रहेंगे और युद्ध के समय जो है वो उनको बुलाएंगे, ये दोषपूर्ण व्यवस्था थी। उसमें सैनिकों की संख्या बढ़ जाती थी, लेकिन एक यूनिफाइड कमांड या एक संगठित सेना जो है वो नहीं बन पाती। और फिर धीरे धीरे कर जो सेना के ऊपर पकड़ थी वो भी कमजोर होती गई। औरंगजेब और दूसरे शासकों ने तो जो सैनिक गलतियाँ होती थी, कमियाँ होती थी, उसको भी माफ कर दिया जाता था। तो जिससे सैनिकों के पास जो है वो नैतिक या भी कह सकते हैं अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। और फिर धीरे धीरे कर जो आधुनिकीकरण होता था वो सेना का नहीं करते थे। इससे ये हुआ कि धीरे धीरे कर मुगल सेना जो है वो पिछड़ने लगी। फिर एक और कारण जो है हम इसका बता सकते हैं कि जो मुगलों की कमजोर आर्थिक स्थिति, अकबर के समय में जो है वो सीधा लगान वसूली किसानों से होती थी, लेकिन औरंगजेब के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको ठेके पर देने की प्रथा शुरू। और औरंगजेब के समय तक तो लगभग जो है वो ठेके प्रथा पर ही लगान वसूली होती थी। उससे क्या होता था, पहले तो कर अत्यधिक थे, लगान अत्यधिक वसूल किया जाता था राज्य से, और उसके बाद जब बीच में ठेकेदार आ जाते थे तो बच्चे किसी कसर ठेकेदार में पूरी करते थे। तो इससे किसान की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब। और ये जो जिस तरीके से जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा था उसको कंस्ट्रक्टिव या विकास के कार्यों में नहीं लगाया था। एक तो ये था कि जो लगान वसूली जो है वो अगर प्रशासनिक या राजकीय व्यवस्था को सुधारने की जाती तो उसके नतीजे अलग होते, लेकिन इस तरीके से शोषण से जो पैसा लिया जा रहा था उसको जो है वो मुगल अपने वैभव और ऐश्वर्य के लिए काम में ले रहे। तो वो पैसा जो है वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए नहीं जा रहा था। तो इस कारण से जो है उसके बावजूद भी जो विलासिता थी मुगलों की वो कम नहीं। और बाद में तो ये स्थिति हो गई थी कि आलमगीर सेकंड के शासनकाल में ये सुनने को आता है कि उसके जो है एक समय ऐसा आया जब शाही रसोई में 3 दिन से खाना नहीं मिला।
ऐसी जो है वो दयनीय स्थिति उस समय मुगलों की हो गई थी। फिर उसके बाद जो अगला कारण हम इनके पतन का देखते हैं वो निरंतर उत्तराधिकारी संघर्ष। मुगल जो व्यवस्था थी, मुगल जो वंश भारत के अंदर स्थापित हुआ था, उसमें जो है वो किसी तरह की कोई उत्तराधिकारी के नियम नहीं कि कोई ज्येष्ठ पुत्र हो गया और उसमें शक्ति पर आधारित होता था। और ये होता था कि राजा के जितने भी पुत्र होते थे वो सब जो है वो आपस में संघर्ष करते, वो सब दावेदार। तो उसमें क्या होता था कि एक जो मुख्य दावेदार होता था वो दूसरे अपने भाइयों को या जो गद्दी पर अपना अधिकार बनाने की कोशिश करते थे उनके साथ संघर्ष होता था, वो मारे जाते। तो जितने भी राजकुमार या दूसरे लोग होते थे उन सब जो है वो इस युद्ध में मारे जाते थे। एक व्यक्ति गद्दी पर बैठा और उसमें ये भी कहा जाता था उस मुगलों के काल में कि मुगल सिंहासन तक पहुंचने के लिए खून की नदी पार करनी है। जैसे हुमायूं के भाइयों ने भी उसको उसके पूरे शासनकाल में परेशान किया। अकबर इसलिए हो गया था कि उसका छोटा भाई उस समय जो है कम उम्र का था, बड़ा होने के बाद भी उसने जो है वो अकबर का विद्रोह किया। जहांगीर के समय में शाहजहां ने भी अपने भाइयों को मरवा के गद्दी पर बैठा, औरंगजेब के शासनकाल में भी यही हुआ। तो इससे ये होता था कि राज्य जो है वो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती और आपस में ही जो है वो युद्ध होने लगते थे। शाहजहां के शासनकाल में जब शाहजहां जीवित था और शासक था तो औरंगजेब ने उसको बंदी बना लिया और उसकी बाकी पुत्रों की हत्या कर। तो इससे जो है वो साम्राज्य क्षीण होता जाता था और उसकी नींवें खोखली होती, क्योंकि हर उत्तराधिकारी नया जो शासक बनता था तो ये संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता था। इसमें कोई ऐसे नियम अगर होते थे बिना इतने रक्तपात के हो जाता तो शायद जो है वो हर शासक मुगल सम्राट की मृत्यु के समय जो है वो इतना भीषण संघर्ष जो है वो नहीं होता। फिर एक और जो कारण हम मुगलों के पतन के लिए कह सकते हैं मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था इसलिए कि इसमें बड़े बड़े मनसब सामंतों को दे दिए गए। इतने बड़े बड़े मनसब दिए तो उन्होंने जो है वो अय्याशियों में सम्राट का अनुसरण करना शुरू किया। तो अब शान क्या थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैभवपूर्ण और विलासिता भरा जीवन व्यतीत करने लगे। सैनिक क्षमता उसमें धीरे धीरे कम होती गई। तो ये जो ढांचा, जो भारत का प्रशासनिक ढांचा था, ये खोखला हुआ। और अगर योग्यता का आधार होता तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जो है वो राजा की कृपा से मनसब मिलना, ऊंचे ऊंचे जो है वो मनसब मिलना, इससे जो है वो बहुत ये घातक से हुआ। और जो मनसबदार थे वो पहली बात तो युद्ध में जाते ही थे, जाते भी तो पूरा अपना लवाजमा, सारे शान और शौकत की चीजें साथ में लेके गए। तो वहां पर जो है वो युद्ध के अंदर जो जिसको कहना चाहिए कि नैतिक जो शक्ति चाहिए वो धीरे धीरे कर सामंतों में समाप्त हो गई और वो ऐश्वर्य और वैभव की तरफ जो है उनका ज्यादा झुकाव है। फिर एक और जो महत्वपूर्ण कारण हम इसके पतन का कह सकते हैं वो औरंगजेब की धर्मांध। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो कि अत्याधिक कट्टर था। वैसे तो शाहजहां भी जो है वो बहुत कट्टर था, लेकिन औरंगजेब जैसे उसने उस कट्टरता को अपने दैनिक प्रशासन में ज्यादा हावी नहीं हुई। लेकिन औरंगजेब इसका विपरीत है। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वो सुन्नी मुसलमानों के सिवाय जो है वो किसी को भी सही नहीं मानता था। तो उसने जो है हिंदुओं के विरुद्ध तो उसने किया भी, मंदिर भी तोड़े और कई तरह से उनको अपने त्योहार मनाने में पाबंदी लगा दी। लेकिन वो जो शिया थे उनको भी प्रताड़ित करता था। तो इस तरीके से उसके शासनकाल में जो जाट, सतनाम सिखों का विद्रोह हुआ, मराठाओं का विद्रोह हुआ, ये सब जो है वो औरंगजेब की धर्मांधीति के कारण हुआ। उनके साथ साथ शिया भी जो है वो औरंगजेब के विरोधी हो गई, क्योंकि उन्होंने शिया को भी इसने बहुत प्रताड़ित किया। और एक और इसका महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण में
औरंगजेब की दक्षिण नीति जो है वो बहुत घातक सिद्ध हुई, क्योंकि उस समय दक्षिण में 3 शक्तिशाली राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा। बीजापुर और गोलकुंडा को और मराठाओं के बीच में एक तरह से शक्ति संतुलन बना हुआ था, बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ था, जिससे कि ये एक दूसरे की शक्ति को बैलेंस कर देते थे। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा की शक्ति को नष्ट कर दिया, और उसका कारण क्या था कि ये शिया था। उससे ये हुआ कि मराठाओं की शक्ति में इजाफा हो गया, मराठों की शक्ति बढ़ गई, और औरंगजेब ने लाख कोशिश की लेकिन वो मराठाओं की शक्तियों को कुचल नहीं पाया। उसके बदले जो है वो औरंगजेब के व्यवहार ने या नीतियों ने मराठा शक्ति को संगठित कर एक राष्ट्र का रूप दे दिया, और खूब औरंगजेब ने जो है इस संघर्ष के लिए वो बहुत देर तक जो है वो दक्षिण में रहा, जिससे कि उत्तर में जो है उसका नियंत्रण कमजोर पड़ता गया, और शाही दरबार का बहुत सारा पैसा जो है, मुगल दरबार का बहुत सारा पैसा जो है वो मराठाओं के विरुद्ध संघर्ष में जो है वो काम आया। तो इस तरीके से इन कुछ कारणों से जो है वो मुगल सत्ता जो कि इतने वर्षों तक भारत में शासन किया और एक बहुत ही मिश्रित और वैभवशाली संस्कृति जो है वो उसने विकसित की, उसका अंत में जाकर जो है वो पतन हुआ। हालांकि औपचारिक रूप से 1857 तक जो है मुगल शासन चलता रहा, पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही जो है वो इस साम्राज्य का वैभव जाता रहा। धन्यवाद।